हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपको पिछली वीडियो में समझा दिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। आज जानेंगे धातुओं की जल के साथ क्रिया। तो छात्रों हेडिंग डाल लीजिए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो छात्रों, धातु जो होती हैं वो जल के साथ अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार अलग अलग रिएक्ट करती हैं। जो धातुएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं वो अलग तरीके से क्रिया करती हैं, जो धातुएं कम सक्रिय होती हैं वो अलग तरीके से क्रिया करती हैं। किसके साथ? जल के साथ। तो कहने का मतलब है जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, अधिक क्रियाशील का मतलब जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में उच्च होता है। पिछली क्लास में बता दिया था, उसमें देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। तो जिनका स्थान उच्च होता है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं। वे धातुएं ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती हैं और ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। ठंडे जल के साथ, किसके साथ? ठंडे जल के साथ। कौन क्रिया करती हैं? सक्रिय धातुएं। तो जो सक्रिय धातुएं हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो, सक्रिय धातु प्लस ठंडा जल। सक्रिय धातु प्लस ठंडा जल इक्वल टू धातु हाइड्रोक्साइड। ये ट्रिक है बेटा, ट्रिक लिख लिया करो अलग से। धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और जो धातुएं कम सक्रिय हैं, जिनकी सक्रियता श्रेणी में जिनका स्थान नीचे है, कमजोर है, वे गर्म जल से अभिक्रिया कर पाती हैं। किससे? गर्म जल से। तो जो कम सक्रिय धातुएं हैं, जो कम सक्रिय धातुएं हैं, वे गर्म जल से, गर्म जल ले लो या फिर भाप ले लो, भाप से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। गर्म जल से ऑक्साइड बनता है, ठंडे जल से धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। तो अब सक्रिय धातुएं हैं, वो कौन सी सक्रिय धातुएं? मैंने आपको बता दिया, पोटेशियम बहुत अधिक सक्रिय है, सोडियम और अधिक सक्रिय है। तो सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक सक्रिय धातुएं हैं। ये धातुएं ठंडे जल से क्रिया आसानी से कर लेती हैं, साधारण ताप पर ही इनकी रिएक्शन हो जाती है, ठंडा जल मिल जाए। और कम सक्रिय धातुएं बहुत सारी आपकी, मैग्नीशियम कम सक्रिय है, Al आपकी कम सक्रिय है, Zn आपकी कम सक्रिय है, Cu आपकी कम सक्रिय है। Cu तो खैर क्रिया ही नहीं करती, Cu तो ज़्यादा ही कम है। Cu Al देखो, Cu है, Au है, Au फॉर सोना, चांदी है, Ag है। ये तो इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, ये पानी से क्रिया नहीं कर पाते। सोने को पानी में डाल दो तो सोना ऐसे ही पड़ा रहेगा पानी में, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। चांदी को डाल दो ऐसे ही, कोई रिएक्शन। तो समझ में आ गया? चलो अब रिएक्शन कैसे होती है इसको भी सीख लेते हैं। तो सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, मैं सोडियम की रिएक्शन कराऊँ, सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं Na, किसके साथ? जल की, H2O। तो सोडियम के जल के साथ अब क्रिया होगी तो कैसे, क्या होगी, कैसे होगी? छात्रों, मैंने आपको पहले बता दिया, जो जल है वो जल आपका दो रूपों में टूटता है। जल दो रूपों में, H+ और OH- में टूट सकता है। जल H+ और OH- में भी के रूप में भी क्रिया टूटता नहीं है छात्रों। जल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जल अपने आयनों में कभी नहीं टूटता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ। जो जल H2O होता है तो H2O दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है, एक H+ और OH- के रूप में टूटकर, और ये भाप होता है, ये भाप का भी सूत्र H2O होता है। इसमें ये किस में टूटेगा? इसमें H+ अलग होगा, O- अलग होगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ऑक्साइड बनेगा तो H+, इसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा OH-। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इस रूप में क्रिया करेगा। ठीक, अब रिएक्शन कर लो। अब रिएक्शन, तो इसका मतलब Na किससे क्रिया करेगा? OH से। OH- से क्यों करेगा? क्योंकि Na भी प्लस होता है, प्लस हमेशा माइनस से क्रिया करेगा। क्या बनेगा? NaOH बन गया। NaOH बन गया। बन कैसे गया? पिछली वीडियो देख लेना, हमने समझा दिया। H आपका H जैसे का तैसा होगी रिएक्शन, है ना, आसान, बस होगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बता दिया, H+ को स्वतंत्र रूप में कभी नहीं लिखा जाता। H को रूप में नहीं लिखा, परमाणु के रूप में नहीं लिखा जाता, अणु के रूप में लिखते हैं। और H का अणु का नाम है H2, ना कि H। तो H2 लिखा जाता है, समझ गए? H2 लिखा जाता है। हो गई, अब हो गई बैलेंस। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसकी वजह से H2 नहीं लिखा है। आपने सोचा सर यहाँ H2 लिखे हैं तो हम यहाँ भी H2 लिखते हैं, नहीं, इसकी वजह से H2 नहीं लिखे, बल्कि किसकी वजह से H लिखा है वो मैंने बताया। H को अणु के रूप में लिखा था, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इससे ये साफ पड़ा, सोडियम की अगर हम सक्रिय धातुओं की जल से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मुक्त होगी पक्का, और धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करो।
Na कितना 1, यहाँ Na कितना 1 बराबर है, O कितना 1, यहाँ O कितना 1 बराबर है, H कितना 1, यहाँ H और 2H, यहाँ 3H है, बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 2 का गुणा करेंगे, 2 Na हो जाएंगे, 2 Na ऐसे 2 Na बराबर O कितने हो गए, 2 का गुणा O में किया 2 O हो गए, 2 O करने के लिए आपको 2 हो गई बैलेंस। ये बैलेंस करना भी आप सीख लीजिए, ये हो गई रिएक्शन। ऐसे ही पोटेशियम की अगर क्रिया कराते हो K की, तो K की भी रिएक्शन हो जाएगी। बस आपको Na के स्थान पर K लिख देना, बस Na के स्थान पर क्या लिख देना, K, इसका नाम हो जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कोई से और नो चेंज, होगी रिएक्शन। समझ गए। अगर कम सक्रिय धातु ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी कम सक्रिय, जैसे कि मैग्नीशियम ले लो, अगर भाप से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगी। अब H2O इस समय गर्म जल है, गर्म जल को हम भाप कह सकते हैं, भाप से क्रिया करेगा तो कैसे करेगा, तो Mg पीछे O से केवल क्रिया करता है, मतलब ये H और OH में नहीं टूटेगा, टूट कर क्रिया नहीं करेगा, बल्कि ऐसे क्रिया करेगा। समझ गए। Mg O से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, MgO, क्योंकि A पर 2 माइनस होते हैं, इस पर 2 प्लस, तो MgO बनेगा। और H आपका 2, H जैसे का तैसा। समझ गए। अब इसमें H2 जैसे के तैसे, इसमें H2 है जैसे कि तैसा, हो गया बैलेंस। बैलेंस भी हो गई, रिएक्शन भी हो गई। ऐसी Al की करा दो। Al अगर जल से क्रिया करेगा H2O से तो क्या बनेगा, Al भी पीछे से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Al किससे क्रिया करेगा, O से। तो Al की कितनी वैलेंसी होती है, 3, परमाणु क्रमांक 13 होता है, पहले ही बता चुके। O की कितनी होती है, 2 माइनस, तो इसके 2 यहाँ जाएंगे, इसके 3 यहाँ जाएंगे, तो Al2O3 बनेगा। समझे गए। अब आपका H बचा, H लिख दो, H2 बनेगा, हो गया रिएक्शन। तो रिएक्शन, इसका मतलब है हाइड्रोजन दोनों स्थितियों में मुक्त हो रही है। हाइड्रोजन किसके, इसका मतलब अगर सक्रिय धातुएं ठंडे जल से क्रिया करेंगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, साथ में हाइड्रोजन गैस को जरूर रिलीज करेंगी, तो हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगी। इसमें भी कम सक्रिय धातुएं अगर गर्म जल से क्रिया करेंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, इसमें भी H2 गैस अवश्य निकलेगी। हाइड्रोजन दोनों दशाओं में मुक्त होगी। तो ये होगी रिएक्शन। अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लीजिए। Al कितना 1, यहाँ Al कितने 2 नहीं है, 2 का गुणा कर लो, हो गए 2 Al। अच्छा H कितने हो गए, 2H, यहाँ H कितने 2 बराबर है, O तक। अब O देखो, यहाँ O 1 है, यहाँ O 3 है, तो यहाँ 1 है, इसमें 3 का गुणा करो, 3 यहाँ हो गया, 3 O हो गए, 3 हो गए बराबर। लेकिन H गड़बड़ हो गए, H 3 दूनी 6, 6H क्या होंगे, 3 का गुणा, बस हो गई बैलेंस। तो बैलेंस करना भी बहुत आसान है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया आपने देख ली। धातुएं जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं वो ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं, और जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं, मतलब कम नहीं कह सकते, मध्यम सक्रिय, जो मध्यम सक्रिय धातु होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं, वो जो बिल्कुल बेकार होती हैं, जो बहुत ही कमजोर होती है, वे जल के साथ क्रिया ही नहीं करती। नो रिएक्शन ऑफ सोना, नो रिएक्शन ऑफ Ag मतलब सिल्वर, नो रिएक्शन ऑफ कॉपर, नो रिएक्शन ऑफ टिन, नो रिएक्शन ऑफ प्लेटिनम, इनके साथ क्रिया नहीं करती, ठीक। क्यों, क्योंकि बहुत अधिक कमजोर होती हैं। अब तीसरी हेडिंग क्या है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की किसके साथ, अम्लों से अभिक्रिया। अब धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी छात्रों, देख लो। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। देखो कैसे, धातुएं में कोई भी धातु ले लो, अम्ल का सूत्र, अम्ल में तन अम्ल लेंगे, तन अम्लों के साथ क्रिया करेंगे। कौन, धातुएं। तो छात्रों, धातुओं की अगर तन अम्लों के साथ, तनु माने होता पतला, पतला कब, एक होता सांद्र, एक होता तनु। सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला। पतला कब हो जाएगा कोई भी चीज, जब उसमें पानी ज्यादा मात्रा मिला दोगे। तो तनु अम्ल का मतलब इसमें पानी ज्यादा है और अम्ल की मात्रा कम है, इसलिए उसको तन अम्ल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड लेते हैं, शॉर्टकट में डाइल्यूट को हम DIL डिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिल। बहुत से लोग इसको दिल पढ़ते हैं, दिल नहीं पढ़ा करो, डाइल्यूट पढ़ा करो, दिल। और दिल बच्चा है, और बच्चा को क्या कहते हैं, तनु, ऐसा समझो, दिल वैसा ही बच्चा होता है। तो ये हो गया आपका तनु अम्ल बन गया। अब इसके साथ इसकी क्रिया होगी तो आपको बताया क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा आपका, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलो चेक करते हैं, चेक कर लो, ऐसी कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो चेक कर लो। धातु ले लो सोडियम, चलो सोडियम की क्रिया कैसे करा दे रहे हैं, तन अम्ल से, डाइल्यूट
DiL से करा रहे हैं। तो कैसे होगी, सोडियम किस में तमाचा मारेगा, H में, सोडियम तमाचा H में मारेगा, अर्थात H को फेंक देगा, H को हटा देगा। जब H को हटा देगा तो H तो मुक्त हो ही गई, H को हटा देगा तो H अलग हो जाएगा और NH के स्थान पर कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो Na यहाँ बैठ जाएगा, Na बैठ गया और Cl आपका जैसे कहता है Cl पर कब्जा कर लिया किसने। अब बैलेंस करो, इसकी वैलेंसी 1 होती, इसकी वैलेंसी 1 होती, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, अर्थात NaCl ही बनेगा। हो गया रिएक्शन, बन गया ना। NaCl हम पिछली क्लास में बता दिए लवण है। लवण उसको कहते हैं जो धन और ऋण से बनता है, अर्थात धातु और अधातु से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं, अर्थात आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। वैद्युत संयोजी पदार्थ को लवण कहती है, वैद्युत संयोजी पदार्थ भी आयनिक पदार्थ भी है, ठीक है, इसको लवण कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। लेकिन लिखा है H को ऐसे नहीं लिखा जाता, H2 लिखा जाता है, पता है था अभी, H2। अब बैलेंस कर लो, Na1 Na1 Cl1 Cl1 H2। तो H2 करने के लिए आपको इसमें 2 गुणा करना पड़ेगा, हो गया 2H। लेकिन Cl गड़बड़ हो गए, 2 Cl हो गए, देखो 2 Cl, तो 2 Cl इसमें लाना है तो 2 Cl के लिए आपको Na का 2 गुणा किया करना पड़ेगा। तो 2 Cl हो गए, लेकिन Na गड़बड़ हो गए, Na2 करने के लिए 2 करना, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो आपने देखा कि अगर धातुओं की जो सक्रिय धातुएं हैं वो तन अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। लेकिन जो कम सक्रिय धातुएं हैं, कम सक्रिय धातु जैसे कि आपकी कॉपर ले लो, कम सक्रिय धातु है, कम माने मध्यम सक्रिय धातु है। मध्यम सक्रिय धातु जैसे कि कॉपर है, अगर कॉपर तन अम्ल के साथ क्रिया करता है, तन अम्ल में जैसे तन H2SO4 ले लो, अब की बार ये भी तो अम्ल है, आप H2SO4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तनु H2SO4 से अगर क्रिया करेगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कॉपर मतलब तांबा सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो साथ में आपका लवण बनेगा, मतलब CuSO4 से क्रिया करेगा तो CuSO4 बनेगा और साथ में इसी के पेट में से S और O निकल जाएगा, S और O, और S O के मिलने से क्या बनता है, SO2 नई गैस और बनेगी और आपका H2 जैसे का तैसा H2 गैस मुक्त होगी, मतलब ये कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। और H2 जो गैस मुक्त होगी ये H2 के रूप में ना बन के H2O के रूप में मुक्त होगी। देखो कैसे, अभी समझना, तो बैलेंस कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। CuSO4 बन गया, H2SO के रूप में निकल गया। अब उसको बैलेंस करते तो यहाँ क्या आपका आ जाएगा, ये तनु है, डाइल्यूट DiL भी लिख सकता, तनु भी लिख सकता, नहीं तो नीचे लिख सकता तनु। चलो इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 2CuSO4। 2 का गुणा इसमें क्यों किया, क्यों, क्योंकि इसमें 2 गुणा करने के का मतलब है S में 2 का गुणा करना, S 2 है, देखो एक S ये और एक S ये, इसलिए 2S करने के लिए 2 का गुणा किया, 2S हो गए। अब बैलेंस करो तो O कितने हैं, O कितने हैं, 4 दूनी 8, यहाँ 2 O ये, 4 O ये और 2 ये 6, इसका मतलब 2 कम है तो आपको 2 और लगाने पड़ेंगे, तो 2 गुणा हो गया। तो इसका मतलब H2O मुक्त नहीं होगा बल्कि जल मुक्त होगा। देखो 2 का गुणा होगा, 2 ये और 4 ये, 2 4 8 हो गए, तो 4 दूनी 8 और H कितने होने चाहिए, 2 दूनी 4, देखो H 2 दूनी 4। इसका मतलब आपने समझा, इसमें O अपने आप जुड़ गया बैलेंस करते समय। तो सीधी सी बात है, अगर मध्यम सक्रिय धातुओं के साथ अगर हम तन अम्लों की क्रिया करेंगे तो क्रिया नहीं होगी बल्कि सांद्र अम्लों से होगी। किससे होगी, सांद्र। इसका मतलब ये क्रिया सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करेगा और सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो H2 मुक्त न करके H2O मुक्त करेगा, जल को मुक्त करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कॉपर की सांद्र अम्ल के साथ क्रिया हो या Au की सांद्र अम्ल के साथ क्रिया हो या Ag की सांद्र अम्ल के साथ क्रिया हो या Hg की सांद्र अम्ल के साथ क्रिया हो तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी, मतलब जल निकलेगा, ना कि H2 गैस मुक्त होगी। लेकिन अगर हम सक्रिय धातुओं की तन अम्लों के साथ क्रिया करा दें तो H2 मुक्त होगा, सीधी सी बात है, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जैसे आपको लगे, सॉरी आपको ये थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो गया, जैसे हम Na की HCl के साथ H2SO4 से भी करा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए तनु, शांत से करता ही नहीं। तो चलो Na की हम तनु H2SO4 के साथ क्रिया करा दें। हाँ, तनु H2SO4 से Na की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि Na अधिक सक्रिय की तनु से तो हो ही जाती है। तो क्या बनेगा, तो Na किसको हटाएगा, SO4 को, तो क्या बनेगा Na2SO4। अब 2 क्यों आ गया, क्योंकि SO4 पर 2 वैलेंसी होती है, आपको पहले बता चुके हैं, SO4 पर 2 वैलेंसी होती है, SO4 पर 2 माइनस। क्यों, क्योंकि H हटे, एक H हटेगा तो 1 प्लस, 2 H हट रहे तो 2 माइनस, तो 2 आपके यहाँ आ जाएंगे Na2SO4।
और H2 बचा, H2 शेष जैसे का तैसा। समझ गए? हो गई, बैलेंस भी हो गई और रिएक्शन भी हो गई। तो अगर सक्रिय धातुएं अगर तन अम्लों से क्रिया कर रही तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, और अगर कम सक्रिय धातुएं तन अम्लों से क्रिया कर रही तो नहीं करेंगी, तन अम्लों के साथ क्रिया नहीं करेंगी। फिर किसके साथ करेंगी? सांद्र अम्लों के साथ। और सांद्र अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो क्या? तो गैस भी उत्पन्न करेंगी और जल भी बनाएंगी। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बचा है, चौथा पॉइंट बचा है, धातुओं की लवण विलयनों के साथ अपक्रिया। किसके साथ? धातुओं की लवण विलयनों के साथ अपक्रिया। लवण विलयनों के साथ अभी, हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन कोई समस्या हो तो बताइए भाई। तो धातुओं की लवण विलयन, लवण के विलयन के साथ धातुएं कैसे क्रिया करेंगी? तो धातुएं जैसे कि मान लो Na ले लो, अब लवण विलयन के साथ कैसे क्रिया करेंगी अभी समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात, लवण विलयन, लवण में जैसे आपका NaCl भी एक लवण है, CuSO4 भी लवण है, कोई भी लवण ले लो, चलो CuSO4 ले लो, CuSO4 एक लवण ले लिया। इसका विलयन कैसे बनाएंगे? इस ठोस पदार्थ को आपको पानी में घोलना पड़ेगा। जब ये ठोस पदार्थ को पानी में घोलेंगे तो ये एक्वस में बदल जाएगा, AQ लवण हो जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड है, तो ठोस को अब इसकी क्रिया कराने जा रहे हैं। अब रिएक्शन, ये सोडियम इसके साथ क्रिया कर सकता है या नहीं चेक करेंगे। ये अकेला है, शेर अकेला ही चलता है, और ये साथ में विलयन है, एक परिवार है एक तरह का। क्या ये अकेला शेर इसमें से किसी को भी हटा सकता है या नहीं हटा पाएगा? चेक करो, किससे चेक करेंगे? सक्रियता श्रेणी से। तो सक्रियता श्रेणी में अगर जो अकेला है वो ऊपर है, अकेला है वो ऊपर है, तो रिएक्शन हो जाएगी। अर्थात अकेला है और ऊपर भी है, ऊपर है तो उसकी ताकत ज़्यादा, और ताकत ज़्यादा है तो नीचे वाले को हटा सकता है, विस्थापित कर देगा। समझ गए? तो चेक करो, अकेला कौन है? Na ऊपर है या नीचे? चेक करो, किससे ऊपर नीचे चेक करेंगे? Cu से। Cu से क्यों? क्योंकि अभी बताया धन हमेशा धन को हटाएगा। Na धन होता है, Cu पे भी धन होता है, आगे वाले पर हमेशा धन ही होगा। Cu पर 2 धनायन इस समय, तो धन हमेशा धन को हटाएगा। चेक करो, Na Cu को हटा सकता है? हाँ, हटा देगा, क्योंकि Na का स्थान उच्च है और Cu का स्थान निच्च है। इसका मतलब Na की ताकत Cu से ज़्यादा है। जब Na की ताकत Cu से ज़्यादा तो Cu को हटा देगा कौन? Na। तो Na इसके स्थान पर आ जाएगा, तो Na इसके स्थान पर आ जाएगा और Cu को बाहर निकाल कर फेंक देगा। Cu आपका बाहर आ जाएगा, Cu को आपको यहाँ लिख देना होगा। समझ गए? आ गया? तो जब Na के स्थान पर आ जाएगा, Na आ जाएगा और SO4 जैसे का तैसा रहेगा। समझ गए? उसने कब्जा कर लिया। तो आपको पता है SO4 पर, SO4 होता है, इस पर कितने नेगेटिव चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस पर 2 प्लस है तो उसके पड़ोसी पे 2 माइनस होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने प्लस होते उतने ही माइनस होने चाहिए, बराबर, उदासीन होने के लिए। तो ये 2 आपके, ये 2 ऊपर ना लिख के यहाँ 2 आ जाएंगे, तो Na2, और इस पर 1 होता है, 1 यहाँ करेंगे 1, तो Na2SO4 बनेगा। हो गई रिएक्शन। ये होगा, ये भी आपका जलीय अवस्था में होगा एक्वस, ये ठोस अवस्था में प्राप्त होगा कॉपर, तांबा। तो ये हो गई, इसको कहते हैं लवण विलयन। ये किसका लवण विलयन है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का लवण विलयन। तो आपने देखा, अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि अधिक सक्रिय धातु, अधिक क्रियाशील धातु हमेशा दूसरी कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा देती है। समझ गए? तो अधिक सक्रिय धातु दूसरी धातु के, दूसरी कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में से उसको हटा देती है। तो ये हटा दे रही है, इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं Cu को इधर लिख दूं, Cu के साथ किसके साथ? Cu के साथ अगर हम क्रिया करा दें ZnSO4 की, चलो Cu की क्रिया किसके साथ? ZnSO4। क्या Cu अकेला है? अकेले को देखना है, इससे कोई मतलब नहीं, अकेला है ये। अब ये इसकी ताकत Zn से ज़्यादा है या कम है, ये आपको चेक करनी है। तो भैया Cu तो नीचे है Zn से, Cu तो नीचे है, Zn तो ऊपर है। इसका मतलब Zn खली है और Cu छोटा है, कमजोर है, तो कमजोर वाला Zn को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। जब कब्जा नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी इनके बीच। समझ गए? रिएक्शन तभी होगी जब वो हटा पाए। ठीक, ऐसे ही और ले सकते हो आप। उदाहरण में Ag ले लो, Ag क्रिया CuSO4 से करा दो, Ag CuSO4 से क्रिया कर जाएगा? हाँ कर जाएगा।
नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजी का स्थान सीयू से भी नीचे है। एजी के स्थान ये कमजोर है और ये पावरफुल है इन दोनों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि सूत्र आपको एक टेबल बताई थी, पिछली वीडियो आप देख लेना, टेबल में बताया था, कनका मांगे अल्लाह से जान, फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, है ना, कुत्ता होगा आगे, कुत्ता माने कु, सीयू, बताएगा, कु माने सीयू, कुत्ता होगा आगे, आगे माने एजी, तो एजी तो नीचे है, आगे मतलब एजी, तो एजी है नीचे और कुत्ता है ऊपर, तो कुत्ते की ताकत ज्यादा है, और कुत्ते की ताकत ज्यादा, कुत्ता तो सीयू है, सीयू की ताकत ज्यादा है, तो सीयू को हटा नहीं पाएगा, खाली ये है। जब ये है तो एजी की CuSO4 के विलयन में क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब एजी को अर्थात चांदी को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें, अर्थात कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें और उसमें एजी को डुबो दें, तो एजी को आराम से रख सकते हैं। एजी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखी रहेगी सालों साल, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा कर लें, CU को इधर ले लें और एजी को अंदर ले लें, Ag2SO4, ये हमने सिल्वर का हमने विलयन ले लिया, सिल्वर का विलयन, सिल्वर सल्फेट, Ag2 क्यों आया भैया? Ag पर 1+ होता है, SO4 पर 2- होते, इसलिए 2 आया। ठीक, तो हमने सिल्वर सल्फेट का विलयन ले लिया, ये CU को अलग ले लिया। अगर हम तांबे को, किसको? तांबे को, इस तांबे को सिल्वर सल्फेट के विलयन में डुबो दें, तांबे को सिल्वर सल्फेट के विलयन में रख दें, तो रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, तो रिएक्शन हो जाएगी, तो डुबो कर आपने रख दिया तो लफड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि CU का स्थान उच्च है, ये और ये नीच है, ये छोटा है, और ये पहलवान है, जो पहलवान इसको हटा देगा, जब पहलवान इसको हटा देगा तो एजी हट के बाहर हो जाएगी और CU यहाँ बैठ जाएगा, और CU यहाँ बैठ जाएगा तो CuSO4 बन जाएगा और एजी को बाहर फेंक देगा, 2Ag अलग हो जाएगा, अर्थात चांदी अपने आप निकलने लगेगी। समझ गए? अगर आपने ऐसा पात्र ले लिया, समझना, उस पात्र में आपने क्या भर दिया? सिल्वर सल्फेट को भर दिया। क्या भर दिया? सिल्वर सल्फेट का पानी आपने भर दिया, और इसमें आपने तांबे को डाल दिया। किसको डाल दिया? तांबे को डाल दो, Zn को डाल दो, मतलब Ag से ऊपर वाली किसी भी धातु को डाल दिया, Ag से ऊपर वाली किसी भी धातु को आपने डाल दिया, तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगी तो चांदी अपने आप नीचे बैठ जाएगी, अलग एकत्रित हो जाएगी, इसके अंदर से चांदी निकलने लगेगी। तो चांदी को निकालना बड़ा आसान है, ऐसे चांदी निकाल सकते हो। चांदी को निकालने के लिए उससे ऊपर पावरफुल धातु को लेना पड़ता है, तो चांदी को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन कैसे होती हैं, और रिएक्शन कैसे होती हैं, किस प्रकार से रिएक्शन करके कौन कौन से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, इसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी, इंटरमीडिएट में इसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होती है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी, इसे पिछली क्लास में कई बार इसका जिक्र आया था, कई बार इसको समझाया था, कई बार इसको बताया था, थोड़ा थोड़ा करके बताया था। आज पूरा से समझ लीजिए इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है सुनिए। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, कौन सी है? जैसे मैंने सूत्र लिख दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिए। जैसे क न का, इसमें शायद बनेगी नहीं, मैं इसको ऊपर से दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ। क न का मांगे अल्लाह से जान, फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में रहेगा। ठीक है, फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, कुत्ता होगा आगे, पीटे आओ रे। ठीक, इस ट्रिक से इसको याद कर लो।
मतलब इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम बहुत अधिक सक्रिय है, पोटेशियम। इसका नाम सोडियम, इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम तो जानते हो एल्युमिनियम, इसका नाम जिंक या जस्ता, इसका नाम आयरन या लोहा, इसका नाम टिन या स्टेनम, इसका नाम लेड या प्लम्बन, इसका नाम तो जानते ही हाइड्रोजन, इसका नाम कॉपर या तांबा, इसका नाम मरकरी या पारा या पारद, इसका नाम चांदी या सिल्वर, इसका नाम प्लेटिनम या सफ़ेद सोना, इसको सफ़ेद सोना भी बोलते हैं, सफ़ेद सोना, सफ़ेद, इसको सोना या गोल्ड। ये ट्रिक याद रखो। अब ट्रिक मैंने अभी बताई वो याद रखो। कनका मांगे अल्लाह से जान, क्या मांगे? कनका, कोई लड़की मान लीजिए, कनका मांगे अल्लाह से जान, फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, कुत्ता होगे। कुत्ता की जगह आप कुक्कू लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुक्कू होगा आगे पीटे आओ रे। ये ट्रिक है, ठीक। ट्रिक को लिख दूं? चलो लिखना चाहो लिख लो। क न का अक्षर अलग, ना अक्षर अलग, कनका, कनका मांगे अल्लाह से, अल्लाह से इकट्ठा कर लो, अल्लाह से जान, ठीक। फिर सुनो प्रभु हाइड्रोजन, कुक्कू, कुक्कू लिख लो या कुत्ता लिख लो, कुत्ता लिख लो, याद रहेगा, कुत्ता होगा आगे पीटे आओ रे, ठीक। ऐसे याद कर सकते हो। का मतलब बताया था पिछली क्लास में, के। ना का मतलब Na, इसका का मतलब Ca, इस मांगे का मतलब Mg, अल्लाह का मतलब Al, इसका मतलब Zn, जैन, फिर का मतलब Fe, सुनो का मतलब Sn, और प्रभु का मतलब Pb, और H का मतलब H2 हाइड्रोजन, और कुत्ता का मतलब Cu, होगा का मतलब Hg, आगे का मतलब Ag, पीटे का मतलब Pt, आओ का मतलब Au, और रे का कोई मतलब नहीं, इकट्ठा कर दो आओ रे, आओ रे। ये ट्रिक है, देखो ये ट्रिक मैंने वो आपको ये लिख दी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। इससे हम रिएक्शनों को करते हैं, यही है सक्रियता स्टडी, जिसकी सहायता से हम रिएक्शन हम आसानी से कर पाते हैं, ठीक। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अधातुएं क्या होती हैं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए।